हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे एक नए सब्जेक्ट को जिसका नाम है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। अब हम देखते हैं इसमें व्हाट इज़ अ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर क्या होता है? इट कन्वर्ट्स वन फॉर्म ऑफ डेटा इनटू अनदर फॉर्म अंडर द कंट्रोल ऑफ द प्रोग्राम। तो डेटा हमें गिवन होगा एज एन इनपुट और प्रोग्राम हमारे पास होगा जो हम लिखेंगे, एंड वॉट एवर द आउटपुट इज देयर दैट इज इन द रीडेबल फॉर्म। Now, while execution of a program, one form of data is converted into another form. तो data का जो एक form है, it may convert into other form. For example, if we have the input data as marks in maths, so output can be the total marks in maths. नाउ सिस्टम फंक्शनैलिटी इज़ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो सिस्टम की फंक्शनैलिटी ही ऐसी होती है कि उसे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना पड़ता है, एंड इट इज़ यूज टू कन्वर्ट एक डेटा के फॉर्म से दूसरे डेटा के फॉर्म में। प्रोग्राम क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं अलॉन्ग विद डेटा। तो प्रोग्राम बेसिकली ये होता है कि हमारे पास गिवन डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस होंगे और हमें उसको डेटा के साथ यूज़ करना पड़ेगा। इंस्ट्रक्शन क्या होता है? टू गेट अ वैलिड रिस्पॉन्स फ्रॉम द मास्टर वी नीड टू गिव द डेटा इन द मास्टर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास अगर मास्टर है जो कि इंग्लिश जानता है, एंड स्लेव है जो कि इंग्लिश जानता है U3, तो अगर स्लेव U3 जो है रिक्वेस्ट करेगा कुछ तो उसको रिस्पॉन्स भी मिलेगा फ्रॉम द मास्टर। लेकिन अगर कोई स्लेव हिंदी में भेज रहा है रिक्वेस्ट को, सो ही विल गेट एन एरर बिकॉज मास्टर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट इज ओनली इंग्लिश। तो यहाँ पे हम इसको देख सकते हैं कि जैसे U1 जो है मास्टर, दैट इज द CPU, and U3 is one of the users and U2 is one of the users. So in case if we send the data into the CPU readable format, then only we'll be able to get the response. तो इसीलिए जो प्रोग्राम हमारा होता है, इट एक्ट्स एज एन इंटरमीडियरी बिटवीन द CPU एंड द यूजर, सो दैट वी व्हेन वी राइट द प्रोग्राम इन हाई लेवल लैंग्वेज इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू low level language which the CPU can understand. That is why the output that we get, we are able to understand it because of an intermediary known as program. Now instruction क्या होता है? Instruction is a binary sequence which is designed inside the processor to perform some task. Instruction का ये मतलब होता है, जैसे हमारा एग्जांपल है इसका read A। तो रीड ए का ये मतलब होता है कि ए वाले रजिस्टर में जो भी वैल्यू स्टोर्ड है उसको वो रीड कर लेगा। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एन इंस्ट्रक्शन। तो ये भी एक बाइनरी सीक्वेंस होता है। जो रीड है दैट इज ऑल्सो असाइंड अ बाइनरी नंबर सीक्वेंस, एंड ए इज ऑल्सो असाइंड अ बाइनरी नंबर सीक्वेंस। तो इन दोनों को जब हम कंबाइन कर देते हैं तो इट गिव्स द आउटपुट इन फॉर्म ऑफ रीड ऑफ ए। To execute a program, we need three components: CPU for processing, memory for storage, and input-output devices for external communication. तो किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते टाइम या कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी यूज़ करते टाइम हमें तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक तो होता है हमारा CPU विच इज़ यूज फॉर प्रोसेसिंग ऑब्वियसली, एक होता है मेमोरी विच इज़ यूज फॉर द स्टोरेज ऑफ द डेटा, एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस फॉर एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आज हमने देखा कि बेसिक क्या होता है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में, कंप्यूटर्स क्या होते हैं, मास्टर क्या क्या होता है, कैसे CPU एज अ मास्टर इंटरेक्ट करता है। देन हमने देखा कि इंस्ट्रक्शन क्या होता है, और हमने ये जाना कि अगर CPU को कोई फॉर्मेट हम देते हैं तो उससे हमें आउटपुट ज़रूरी नहीं है कि मिले। सो प्रोग्राम इज़ यूज एज एन इंटरमीडियरी बिटवीन द यूज़र एंड द CPU। मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोग्राम जो होता है वो मेमोरी में स्टोर्ड होता है। मेमोरी मींस मेन मेमोरी एंड ऑल्सो दी सेकेंडरी मेमोरी। तो प्रोग्राम जो स्टोर्ड होता है दैट इज स्टोर्ड इन दी सेकेंडरी मेमोरी, और जब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना होता है तब हम उसे सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में ट्रांसफ़र करते हैं। जो पूरी मेमोरी चिप होती है वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होती है और हर एक पार्ट को सेल कहा जाता है। ईच सेल इज रिकॉग्नाइज्ड बाय अ यूनिक नंबर कॉल्ड एज एड्रेस। तो हर सेल का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जिसको हम कहते हैं एड्रेस, और उस एड्रेस को जब हम हिट करते हैं तो वो मेमोरी सेल इनेबल हो जाती है। ईच सेल रिकॉग्नाइजेस टू सिग्नल्स RD बार एंड WR बार। ये RD का मतलब रीड होता है एंड WR का मतलब राइट होता है। बार का मतलब कि अगर इसकी वैल्यू ज़ीरो होगी, RD की वैल्यू ज़ीरो होगी, तब ये वाला सेल रीड के लिए एक्टिवेट होगा। And similarly for the WR bar. When the CPU wants to process the instruction, it generates a memory request to read the instructions from the memory. तो मोस्टली जब भी CPU को कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना होता है तो उस सेल का एड्रेस दिया जाता है और कंट्रोल सिग्नल या तो रीड करना है या तो राइट करना है वो दिया जाता है।
नाउ फॉर परफॉर्मिंग एन ऑपरेशन वी नीड दी एड्रेस एंड दी कंट्रोल सिग्नल्स, जैसे कि मैंने ऊपर बताया। अब मेमोरी एड्रेस जो होगा दैट डिपेंड्स अपॉन दी मेमोरी चिप कॉन्फ़िगरेशन। तो मेमोरी चिप कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, इट डिटरमाइंस कि कितने टोटल सेल्स हैं हमारे पास और हर सेल की कितनी विड्थ है। तो मेमोरी चिप इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मेट 64K क्रॉस 8। अगर इस तरीके की मेमोरी चिप है तो टोटल कितने सेल्स हुए हमारे पास, 2 to the power 6 इंटू 2 to the power 10 which is 2 to the power 16 cells and each cell is of 8 bits. So based on the number of cells we can determine the number of address bits. Since 2 की power 16 cells are there, so the total number of address bits will be equal to 16. नाउ बाइट एड्रेसेबल वर्सेस वर्ड एड्रेसेबल। बाइट एड्रेसेबल का मतलब क्या होता है कि हर मेमोरी सेल एक 8 बिट इन्फो को पॉइंट करता है, जबकि वर्ड एड्रेसेबल क्या होता है, हर मेमोरी सेल एक वर्ड इन्फो को पॉइंट आउट करता है। तो प्रोसेसर की साइज अगर 8, 16, 32N है तो बाइट एड्रेसेबल में क्या होगा, इंस्ट्रक्शन की साइज 8 बिट्स ही होगी, सॉरी नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड फॉर एन एड्रेस दैट इज 8 ऑल थ्रू आउट। लेकिन अगर वर्ड एड्रेसेबल होगा देन डिपेंडिंग ऑन द प्रोसेसर साइज द नंबर ऑफ बिट्स विल बी डिसाइडेड। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा कि बाइट एड्रेसेबल वर्ड एड्रेसेबल क्या होता है एंड मेमोरी चिप कॉन्फ़िगरेशन में हम कैसे चीज़ों को डिस्टिंग्विश करते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन को देख रहे हैं कि हमने पिछले क्लास में भी देखा था मेमोरी चिप कॉन्फ़िगरेशन वगैरह। आज हम उसी के आगे प्रोसीड करेंगे। तो एक नोटवर्दी पॉइंट है फ्रेंड्स कि व्हेन अ प्रोसेसर साइज वर्ड साइज इज ग्रेटर देन द मेमोरी सेल साइज, जबकि एक मेमोरी साइज सेल का साइज मान लीजिए 16 बाइट्स है और वर्ड साइज की जो वैल्यू है वो है मान लीजिए 32 बाइट्स, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दो सेल्स लेने पड़ेंगे ऐसे, तो तभी क्या होगा, अकोमोडेट हो पाएगा कोई भी गिवन वर्ड जो है। तो लेट्स से इट इज़ अ 16 बिट प्रोसेसर, तो हर इंस्ट्रक्शन को 16 बिट चाहिए होगा। अब AX जो रजिस्टर है, द साइज ऑफ द रजिस्टर इज 16 बिट्स एंड द मेमोरी एड्रेस इज 2000, तो केवल एक मेमोरी एड्रेस लगेगा इन ऑर्डर टू फिट द डेटा। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, 2000 वाले मेमोरी एड्रेस पे जो कंटेंट है उसको मूव कर दे रहे हैं AX पे। अब मूव क्या होता है, एक निमोनिक होता है, निमोनिक का मतलब इंस्ट्रक्शन कोड। तो इट इज़ कन्वर्टेड इनटू मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट कॉल्ड एज द ऑप कोड। जो मशीन अंडरस्टैंड कर पाए उसको हम इसमें कन्वर्ट कर देते हैं, जिसको कहा जाता है ऑप कोड। एंड ऑप कोड इंडिकेट्स द टाइप ऑफ ऑपरेशन एंड मूव इज द डेटा ट्रांसफर ऑपरेशन। तो ऑप कोड हमें ये बताता है कि किस तरीके का ऑपरेशन है और ये डेटा ट्रांसफर ऑपरेशन बेसिकली होता है। रजिस्टर साइज जो होता है इट इज़ द वैल्यू ऑफ n इन n बिट प्रोसेसर। To transfer the memory content we need to transfer 16 bit data, so we need to access two memory cells। किसी भी कंटेंट को ट्रांसफ़र करने के लिए हमें दो 16 बिट डेटा चाहिए होता है सेल्स का, तो इसीलिए हम दो मेमोरी सेल्स यूज़ करते हैं। अब आता है हमारा मूव R0, 2000। तो 2000 जो है एड्रेस दैट कंटेन्स 8 बिट डेटा ओनली, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर 32 बिट का है तो हमें 4 सेल्स ऐसे लेने पड़ेंगे। अब फ्रेंड्स हम देखते हैं कंट्रोल सिग्नल्स क्या होता है। कंट्रोल सिग्नल का ये मतलब होता है कि ये हार्डवेयर पिन्स की तरह होते हैं जिसको हमें यूज़ करना पड़ता है, जो कि बताते हैं कि किस तरीके का ऑपरेशन होगा, हमारा एलिमेंट्स पे किस तरीके का ऑपरेशन हम करेंगे। तो दीज पिन्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। एक तो एक्टिव लो पिन होता है जिसको पिन नेम और ऊपर बार से डिनोट करते हैं। इसका ये मतलब होता है कि जब RD की वैल्यू 0 होगी तब ये वाली पिन एक्टिवेट होगा। तो these pins are enabled when the input is 0. Similarly, when WR will be 0, then this pin will get activated. Active high pin का क्या मतलब होता है, these pins are enabled when the input is 1. तो ALE जो होता है अगर इसकी वैल्यू 1 होगी तो ये पिन इनेबल हो जाएगी। अब टाइम मल्टीप्लेक्स्ड पिन्स क्या होते हैं, दीज पिन्स कैरी टू मीनिंग्स। ये दो तरीके की मीनिंग कैरी करते हैं, एक तो एक्टिव हाई पिन का भी और एक तो एक्टिव लो पिन का भी, जिसकी वैल्यू हमें किसी दूसरे पिन से आइडेंटिफाई होती है। कम्युनिकेशन चैनल क्या होता है, तो सबसे पहले तो देखा जाए कि देर इज़ अ नीड ऑफ कम्युनिकेशन चैनल बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम दैट इज CPU, मेमोरी एंड IO। तो इसका ये मतलब होता है फ्रेंड्स कि अलग अलग जो हमारे पास कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर सिस्टम में, जैसे कि CPU हुआ, मेन मेमोरी हुआ, इनपुट आउटपुट यानी कि सेकेंडरी मेमोरी हुआ, तो इनके थ्रू इनमें कम्युनिकेशन कराने के लिए एक मेन और बेस कम्युनिकेशन चैनल की ज़रूरत पड़ती है। इस मेन और बेस कम्युनिकेशन चैनल को हम किसके थ्रू करते हैं, इसको हम सिस्टम बस के थ्रू करते हैं।
और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बस इज शेयर ट्रांसमिशन मीडिया। शेयर ट्रांसमिशन मीडिया का मतलब ये होता है कि जो भी एड्रेस लाइन्स या डेटा लाइन्स हैं वो शेयर्ड होंगी बिटवीन सीपीयू, मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट। तो कैरेक्टरिस्टिक जो होती है बस की, ये भी इसी चीज़ को सिग्निफाई करती है कि हमारे पास शेयर ट्रांसमिशन मीडिया हो रहा है। द लिमिटेशन ऑफ बस इज दैट ओनली वन ट्रांसमिशन इज डन एट अ टाइम। तो इसकी ये एक लिमिटेशन है फ्रेंड्स कि कम्युनिकेशन चैनल में अगर कोई बस है तो केवल एक बार में एक ट्रांसमिशन करेगा वो। अब जैसे सीपीयू है दैट इज मास्टर, मेमोरी है दैट इज स्लेव, मेमोरी में हैव एड्रेसेस, आईओ इनपुट आउटपुट जो है दैट इज स्लेव विच इज द पोर्ट एड्रेस, एंड टू ऑपरेशंस आर देयर नेमली आर डी बार एंड डब्ल्यू आर बार। दो तरीके के ऑपरेशंस हमारे पास होते हैं, एक तो आर डी बार होता है, दूसरा डब्ल्यू आर बार होता है। आर डी बार का मतलब ये है कि जब आर डी की वैल्यू 0 होगी तब ये एक्टिवेट होगा इनपुट आउटपुट का वो वाला सेल, और जब डब्ल्यू आर की वैल्यू 0 होगी तो भी ये एक्टिवेट होगा इनपुट आउटपुट में राइट करने के लिए। अब सिस्टम बस जो होता है उसमें 3 कैटेगरीज के लाइंस होते हैं। सबसे पहला है एड्रेस लाइंस, देन है डेटा लाइंस, देन है कंट्रोल लाइंस। तो इस वाले वीडियो में हम एड्रेस लाइंस के बारे में देखेंगे फ्रेंड्स। तो एड्रेस लाइन का मतलब ये होता है कि दिस इज टूवर्ड्स द मेमोरी एंड आईओ, दीज आर यूनिडायरेक्शनल। तो एड्रेस लाइंस का ये मतलब होता है कि सीपीयू से मेमोरी की तरफ और सीपीयू से आईओ की तरफ लाइंस जो जाती हैं वो एड्रेस लाइंस होती हैं। एक बात इसमें ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि ये यूनिडायरेक्शनल होती हैं, मतलब कि आप सीपीयू से मेमोरी या सीपीयू से आईओ पे जा सकते हो लेकिन आईओ से सीपीयू या मेमोरी से सीपीयू के बीच में नहीं आ सकते हो। तो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस वी डिटरमाइन द कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम। तो किसी भी सिस्टम की कैपेसिटी इस बात से डिटरमिन होती है कि कितने एड्रेस लाइंस हैं। लेट्स से 16 एड्रेस लाइंस हैं तो मेमोरी कैपेसिटी क्या होगी 2 to the power 16 इंटू 1 वर्ड। तो ऐसे हम एड्रेस लाइंस के थ्रू कैपेसिटी ऑफ सिस्टम को डिटरमाइन करते हैं। अब फ्रेंड्स अब दूसरे क्लास में हम देखेंगे कि डेटा लाइंस क्या होता है और कंट्रोल लाइंस क्या होता है। तो फ्रेंड्स पिछले क्लास में हमने देखा था कि एड्रेस लाइंस जो होती हैं वो यूनिडायरेक्शनल होती हैं और कितने नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस हो सकती हैं जिससे हम कैपेसिटी डिटरमाइन करते हैं सिस्टम की। तो 8085 प्रोसेसर में AD0 to AD7 दीज आर दी एड्रेस लाइंस, दीज आर एक्चुअली द टाइम मल्टीप्लेक्स्ड। तो कभी ये एड्रेस लाइंस की तरफ बिहेव करेंगे और कभी डेटा लाइंस की तरफ। तो लेकिन एक बार में केवल एक ही तरीके के लाइंस की तरह बिहेव कर सकते हैं ये। तो A8 to A15, तो 2 to the power 16 सेल्स, क्योंकि यहाँ पे 0 से लेके 15 तक है विच इज इक्वल टू 64K सेल्स। सो 1K इज इक्वल टू 2 to the power 10, तो इसीलिए ये 64K सेल्स हो गया। अब 8086 माइक्रो प्रोसेसर में दे बिहेव एज AD0 to AD15, so there are 16 data lines and address lines and 16 to 19, so total 2 to the power 20 cells which is equal to 1 M cells। so M का मतलब होता है 2 to the power 20, इसलिए यहाँ 1 M cells आया। तो अब दूसरी चीज़ हम देखते हैं डेटा लाइंस के बारे में। तो डेटा लाइंस बेसिकली जो होते हैं वो बाइनरी सीक्वेंस कैरी करती हैं बिटवीन सीपीयू, मेमोरी एंड द इनपुट आउटपुट। तो डेटा लाइंस बाई डायरेक्शनल होती हैं और बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ डेटा लाइंस द प्रोसेसर वर्ड लेंथ डिपेंड्स। तो अगर डेटा लाइंस हमारी 8 बिट्स की हैं देन द साइज ऑफ द वर्ड फॉर द प्रोसेसर विल बी इक्वल टू 8 बिट्स। अगर ये 16 बिट्स की हैं देन 16 बिट्स एंड सो ऑन। अब फ्रेंड्स एक और तरीके की लाइंस होती हैं हमारे पास जिसको हम कंट्रोल लाइंस कहते हैं। कंट्रोल लाइंस का ये मतलब होता है कि वो कंट्रोल सिग्नल्स जैसे आर डी बार, डब्ल्यू आर बार एंड एक्सेट्रा कैरी करती हैं और एक तरीके के टाइमिंग सिग्नल्स भी ये डिनोट करते हैं। तो कंट्रोल सिग्नल्स या कंट्रोल लाइंस आर यूज्ड टू इंडिकेट द टाइप ऑफ द ऑपरेशन, वेदर वो रीड ऑपरेशन है या राइट ऑपरेशन है। एंड टाइमिंग सिग्नल्स जो होते हैं दीज आर यूज्ड टू सिंक्रोनाइज द मेमोरी एंड द प्रोसेसर क्लॉक। इसका ये मतलब होता है कि जो मेमोरी है हमारी और प्रोसेसर क्लॉक है जो बाय डिफ़ॉल्ट टाइम क्लॉक होता है उसको सिंक्रोनाइज करने का मतलब कि वो एक साथ हमें ऑपरेशन जो कोई दिया हुआ है तो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने में सेम टाइम यूनिट में आए। तो इसलिए इसको कहते हैं हम टाइमिंग सिग्नल्स। तो फ्रेंड्स हमने 3 तरीके के सिग्नल्स या लाइंस देखी, एक तो एड्रेस लाइंस, डेटा लाइंस एंड दी कंट्रोल लाइंस। अब आगे की वीडियोस में हम और इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम पिछले क्लास का कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि बस कॉन्फ़िगरेशंस क्या होती हैं। तो उससे पहले हम देखते हैं कि बस कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअली एग्जिस्टेंस में क्यों आई। तो होता क्या है फ्रेंड्स कि अगर आईओ और मेमोरी कंट्रोलर दोनों अगर बस को एक्सेस करते हैं
तो सिंस कॉमन चैनल्स होता है, कॉमन एड्रेस स्पेस होता है और कॉमन कंट्रोल सिग्नल्स होता है, तो अगर एक टाइम पे मेमोरी एंड आईओ दोनों ने रिक्वेस्ट किया है, देन हो सकता है कि एम्बिग्विटी क्रिएट हो जाए कि किसकी रिक्वेस्ट को कौन से एड्रेस स्पेस से लेना है हमें। तो इसी के लिए हम इसी एम्बिग्विटी को दूर करने के लिए बस कॉन्फ़िगरेशंस का यूज़ करते हैं। तो बस कॉन्फ़िगरेशन में हमारे तीन तरीके के बस कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। एक होता है आईओपी, दूसरा होता है आइसोलेटेड आईओ और तीसरा होता है मेमोरी मैप्ड आईओ। आईओपी जो होता है वो हाई परफॉर्मेंस आर्किटेक्चर सिस्टम्स में यूज़ होता है, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव होता है। एक्सपेंसिव ये क्यों होता है? क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, सेपरेट बस यूज़ करते हैं फॉर मेमोरी एंड आईओ, तो शेयर्ड नहीं होती है कोई चीज़, इसीलिए मल्टीपल बसेस को मेंटेन करने से हमारा कॉस्ट बढ़ता है, तो इसलिए ये ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। दूसरा है आइसोलेटेड आईओ। आइसोलेटेड आईओ में कॉमन बस और कॉमन एड्रेस स्पेस होता है, लेकिन कंट्रोल सिग्नल्स अलग अलग होते हैं। तो जैसे मेमोरी कंट्रोल सिग्नल्स हैं तो मेम आर डी बार और मेम डब्ल्यू आर बार यूज़ होगा, और अगर आई ओ आर डी है, इनपुट आउटपुट है, तो आई ओ आर डी बार और आई ओ डब्ल्यू आर बार यूज़ होगा। अब इन प्रैक्टिस हम आइसोलेटेड आईओ ही यूज़ करते हैं 8085 और 8086 माइक्रो प्रोसेसर में। तीसरी चीज़ होती है मेमोरी मैप्ड आईओ, जिसमें क्या होता है, कॉमन चैनल और कॉमन कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं, लेकिन एड्रेस स्पेस को हम डिवाइड कर देते हैं बिटवीन आईओ एंड मेमोरी। तो अगर आईओ रिक्वेस्ट आती है तो उसी पार्ट ऑफ एड्रेस स्पेस को वो एक्सेस करेगी जिसमें उसकी वैलिडिटी है, एंड सिमिलरली फॉर द मेमोरी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे इंस्ट्रक्शन साइकिल्स क्या होती हैं। तो दिस concept describes the execution sequence of an instruction and instruction cycle consists of two sub cycles। तो इंस्ट्रक्शन साइकिल का बेसिकली ये मतलब होता है कि कोई भी इंस्ट्रक्शन है उसके अंदर की जो सब इंस्ट्रक्शंस हैं उसको हम कैसे एग्जीक्यूट करेंगे और सीक्वेंस क्या होगा उस एग्जीक्यूशन का। तो इसमें दो तरीके के सब साइकिल्स होते हैं, एक तो फेच साइकिल होता है और एक एग्जीक्यूशन साइकिल होता है। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम फेच साइकिल देखेंगे कि क्या होता है। तो फेच साइकिल का ये मतलब होता है कि इंस्ट्रक्शन को अगर परफॉर्म करवाना है सीपीयू पे तो इंस्ट्रक्शन को मेन मेमोरी में होना चाहिए। तो इंस्ट्रक्शन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम मेमोरी टू सीपीयू। तो मेन मेमोरी से सीपीयू में इंस्ट्रक्शन को भेजा जाता है बेस्ड ऑन द प्रोग्राम काउंटर। अब प्रोग्राम काउंटर क्या होता है? प्रोग्राम काउंटर एक ऐसा रजिस्टर होता है जो कि इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टोर करता है। तो स्टार्टिंग में जो इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होगा वो इंस्ट्रक्शन मेमोरी से सीपीयू में भेजा जाएगा और तुरंत प्रोग्राम काउंटर अपने आप को अपडेट कर लेगा विद द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एड्रेस। तो इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है इंस्ट्रक्शन फेच। तो हम यहाँ देखते हैं कि एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन फेच के बाद प्रोग्राम काउंटर इज इंक्रीमेंटेड बाय स्टेप साइज। एक कोई स्टेप साइज होती है, जैसे मान लीजिए हमारा पहला इंस्ट्रक्शन 1000 पे था और दूसरा इंस्ट्रक्शन 1002 पे होता है, तो यहाँ पे स्टेप साइज 2 हो जाएगी। तो इसको इंक्रीमेंट किया जाता है यूजिंग दी स्टेप साइज और ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को पॉइंट करने लगता है। तो फंक्शनैलिटी क्या हुई प्रोग्राम काउंटर की, कि वो स्टार्टिंग एड्रेस को इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है और इमीडिएटली पॉइंट करने लगता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एड्रेस को। फिर एक नोटवर्दी पॉइंट है फ्रेंड्स यहाँ पे कि व्हेन दी प्रोसेसर सपोज फिक्स लेंथ इंस्ट्रक्शन देन स्टेप साइज इज कांस्टेंट। तो अगर प्रोसेसर फिक्स लेंथ इंस्ट्रक्शन स्टोर करता है, मतलब हर इंस्ट्रक्शन का लेंथ सेम है, तो स्टेप साइज जो होगी वो कांस्टेंट होगी, जैसे 1000, 1002, 1004 एंड सो ऑन। लेकिन अगर प्रोसेसर वेरिएबल लेंथ इंस्ट्रक्शन सपोर्ट करता है तो स्टेप साइज क्या होगी, वेरिएबल हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आज हमने देखा कि फेच साइकिल क्या होती है, इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होती है, इंस्ट्रक्शन साइकिल के क्या दो टाइप्स होते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि एग्जीक्यूशन साइकिल क्या होती है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि एग्जीक्यूशन साइकिल क्या होता है। पिछले क्लास में हमने देखा था कि फेच साइकिल क्या होता है और उसमें हमने बताया था कि प्रोग्राम काउंटर एक रजिस्टर होता है जिसमें एड्रेस होता है और एड्रेस के हिसाब से इंस्ट्रक्शन फेच होता है। अब आज हम देखते हैं एग्जीक्यूशन साइकिल होता है। तो इन दिस साइकिल फेच्ड इंस्ट्रक्शन अंडरगोज प्रोसेसिंग। टू प्रोसेस द इंस्ट्रक्शन वी नीड ऑपकोड इन्फो। तो इस साइकिल में जो फेच्ड इंस्ट्रक्शन है ऑलरेडी सीपीयू में आ चुका है उसको हम प्रोसेस करते हैं। उस इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के लिए हमें ऑपकोड इन्फो की ज़रूरत पड़ती है। तो ऑपकोड इन्फो हमें कहाँ से मिलेगा, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट से मिलेगा। तो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट इज़ वन विच गिव्स द लेआउट ऑफ द इंस्ट्रक्शन, मतलब कौन कौन से रजिस्टर्स या कौन सा मेमोरी एड्रेस उसमें होगा, फिर ऑपकोड कौन सा होगा, ये सारी चीज़ों का फॉर्मेट बताता है इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। तो एनकोडिंग एन कॉम्बिनेशंस अगर हमारे पास बनाने हैं ऑपकोड के, तो हम log n to the base 2 बिट्स लगेंगे।
तो अगर n ऑपरेशंस हैं तो हमें log n टू द बेस 2 बिट्स लगेंगे। जैसे मान लीजिए कि ऐड, सब, मल्टीप्लाई और डिवाइड 4 ऑपरेशन है तो हमें 2 बिट लगेंगे, बिकॉज log 4 टू द बेस 2 इज 2 बिट्स। डिकोडिंग क्या होता है, जब हम इंस्ट्रक्शन को ऑपकोड के हिसाब से देख लेते हैं तो फिर लास्ट में हमें अगर पूरे आउटपुट कॉम्बिनेशंस चाहिए होते हैं तो हम डिकोडर का यूज़ करते हैं। तो n बिट डिकोडर जनरेट्स 2 टू द पावर n आउटपुट कॉम्बिनेशंस। अब एक चीज़ यहाँ पे है फ्रेंड्स कि सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। तो सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है सीपीयू का जिससे हम आगे की चीज़ों को देखते हैं। इसका मतलब ये है कि 3 टाइप्स ऑफ सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। पहला तो है स्टैक मशीन, जिसमें स्टैक यूज़ होता है। दूसरा एक्यूमुलेटर मशीन, एक्यूमुलेटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए रजिस्टर, तो उसका, और जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन, इसमें मोर देन 1 रजिस्टर्स यूज़ करते हैं। इस वाले सेशन में हम देखेंगे कि स्टैक मशीन, जो कि एक पहला वाला पार्ट है हमारे सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन का, वो किस तरीके से कॉन्फ़िगर होता है। तो स्टैक मशीन की अगर हम बात करें तो इस ऑर्गेनाइजेशन में एएलयू ऑपरेशंस जो होते हैं ये टॉप ऑफ द स्टैक पे परफॉर्म होते हैं। तो एक सिस्टम स्टैक होता है, जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे जैसे ऐड, मल्टीप्लाई, डिवाइड एक्सेट्रा, ये सारे टॉप ऑफ द स्टैक में होंगे। दीज आर दी जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन। जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन का ये मतलब होता है कि जो हमारा इंस्ट्रक्शन होगा उसमें केवल हम ऑपकोड देंगे। ऑपकोड का मतलब टाइप ऑफ ऑपरेशन, उसमें कोई भी एड्रेस या रजिस्टर का नाम नहीं देंगे। तो इन दिस ऑर्गेनाइजेशन सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेसेस आर डिफॉल्ट एड्रेसेस। डिफॉल्ट एड्रेसेस होने का ये मतलब होता है कि टॉप ऑफ द स्टैक से ही हर चीज़ होनी है, तो हमें सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इंस्ट्रक्शन इसमें क्या कंटेन करेगा, केवल एक फील्ड कंटेन करेगा विच इज़ दी ऑपकोड। और ऑपकोड क्या होता है, इट इंडिकेट्स द टास्क और द ऑपरेशन, जैसे एडिशन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया एंड सो ऑन। सो डेटा ट्रांसफ़र ऑपरेशन एक होता है, मतलब स्टैक से एक्यूमुलेटर में एंड एक्यूमुलेटर से स्टैक में। और दूसरा एएलयू ऑपरेशन होता है। एएलयू मतलब एरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, तो इसमें एरिथमेटिक ऑपरेशंस बेसिकली परफॉर्म होते हैं। अब अगर हम बात करें डेस्टिनेशन और सोर्स की, तो डेस्टिनेशन अगर टीओएस टॉप ऑफ द स्टैक है और सोर्स हमारा सीपीयू है तो ये पुश ऑपरेशन होगा। और अगर डेस्टिनेशन सीपीयू है और सोर्स हमारा टॉप ऑफ द स्टैक है तो ये पॉप ऑपरेशन होगा। तो ये सारे डेटा ट्रांसफ़र ऑपरेशंस होते हैं। तो जैसे हमने देखा था कि 2 तरीके के ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, एक तो डेटा ट्रांसफ़र ऑपरेशन, तो वो ये चीज़ है, और एक है एएलयू ऑपरेशन जो कि हम आगे देखेंगे। तो एएलयू ऑपरेशन में फ्रेंड्स क्या होता है कि हमें 2 ऑपरेंड्स देने पड़ते हैं। तो वी विल गेट दिस फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैक एंड वी विल परफॉर्म द ऑपरेशन एंड स्टोर द रिजल्ट बैक ऑन टू द स्टैक। तो हम पॉप करेंगे सबसे पहले एक्यूमुलेटर में, फिर उसके बाद दूसरा वाला भी एक्यूमुलेटर में करेंगे एंड देन टॉप ऑफ द स्टैक में जाके दोनों को ऐड कर देंगे, तो वी विल गेट द रिजल्ट। तो फ्रेंड्स ये था हमारा स्टैक मशीन इस वीडियो के लिए, और आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन में जो सेकंड टाइप है देखिए, दैट इज एक्यूमुलेटर मशीन। तो फ्रेंड्स पिछले वीडियो में हम देख रहे थे सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन के टाइप्स, जिसमें हमने देखा था स्टैक मशीन। स्टैक मशीन में हमने ये देखा था कि सारे ऑपरेशंस टॉप ऑफ द स्टैक में परफॉर्म होते हैं। अब इस वाले वीडियो में हम देखेंगे एक्यूमुलेटर मशीन। तो इस तरीके की सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन पे जो एएलयू ऑपरेंड्स होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट एक्यूमुलेटर में होते हैं, और जो दूसरा एएलयू ऑपरेंड होगा दैट माइट बी इन दी मेमोरी और प्रोसेसर रजिस्टर। तो होता ये है फ्रेंड्स कि एक्यूमुलेटर में हमें टास्क परफॉर्म करने हैं, तो एक ऑपरेंड जो होगा, अगर एडिशन है सपोज कर लीजिए ऑपरेशन, तो एडिशन का जो पहला ऑपरेंड होगा, जो पहली वैल्यू होगी वो एक्यूमुलेटर में होगी, और एडिशन के लिए जो दूसरी वैल्यू या ऑपरेंड होगी वो या तो मेमोरी में होगी या तो प्रोसेसर रजिस्टर में होगी। तो इसमें जो एक्यूमुलेटर होता है वो सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों का काम करता है। तो हम करते क्या है फ्रेंड्स कि हम दोनों जो है एडिशन परफॉर्म करके जो स्टोर करेंगे रिजल्ट, वो भी एक्यूमुलेटर में ही स्टोर करेंगे। और इंस्ट्रक्शन का क्या फॉर्मेट होगा, इन दिस द इंस्ट्रक्शन कंटेन्स ऑप कोड, मतलब ऑपरेशन कोड, जैसे कि ऐड, डिवीजन, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट एंड 1 प्रोसेसर रजिस्टर। द ऑपरेंड इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द मेमोरी और 1 प्रोसेसर रजिस्टर टू द टेम्पररी रजिस्टर। तो होता क्या है फ्रेंड्स कि अगर हमें परफॉर्म करना है कोई एएलयू ऑपरेशन, तो एक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमें 2 ऑपरेंड्स चाहिए। तो पहला ऑपरेंड तो हमारा एक्यूमुलेटर ही हो गया, और दूसरा जो होगा हमारा वो टेम्पररी रजिस्टर में होना चाहिए। इसलिए जो भी मेमोरी या प्रोसेसर रजिस्टर में ऑपरेंड होता है उसको हम टेम्पररी रजिस्टर में फिर ट्रांसफ़र करते हैं। तो जी किस तरीके का इसका एड्रेस लेआउट होगा, वो इस तरीके से होगा कि हमारा ऑपकोड होगा एंड
एंड देन एड्रेस होगा इस वाले ऑर्गेनाइजेशन में। तो पहले वाले ऑर्गेनाइजेशन में हमने देखा कि सारे ऑपरेशन स्टैक पे परफॉर्म हो रहे हैं, और दूसरे वाले ऑपरेशन में हमने देखा कि दूसरे वाले ऑर्गेनाइजेशन में सॉरी कि एक्यूमुलेटर में हो रहे हैं। जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन, पिछले की 2 वीडियोस में हमने देखा था स्टैक मशीन, एक्यूमुलेटर मशीन। आज हम देखेंगे कि जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन, सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन टाइप में हम क्या चीज़ कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं। तो इट इज़ बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ रजिस्टर्स सपोर्टेड बाय द प्रोसेसर। तो प्रोसेसर के अंदर जितने रजिस्टर्स होंगे बाय डिफ़ॉल्ट, उसको ये यूज़ करेगा। तो इस ऑर्गेनाइजेशन को, इस सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन टाइप को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है रजिस्टर टू मेमोरी रेफरेंस आर्किटेक्चर, दूसरा है रजिस्टर टू रजिस्टर रेफरेंस आर्किटेक्चर। रजिस्टर टू मेमोरी का ये मतलब होता है कि हमारा जो एक ऑपरेंड होगा वो रजिस्टर होगा, और सोर्स भी रजिस्टर और डेस्टिनेशन भी रजिस्टर होगा, लेकिन जो दूसरा ऑपरेंड होगा वो मेमोरी में होगा। यहाँ रजिस्टर टू रजिस्टर का ये मतलब है कि दोनों ऑपरेंड्स हमारे रजिस्टर में होंगे और डेस्टिनेशन भी रजिस्टर होगा। तो रजिस्टर टू मेमोरी रेफरेंस आर्किटेक्चर देखते हैं हम। दिस आर्किटेक्चर सपोर्ट्स लेस नंबर ऑफ रजिस्टर्स। इसका ये मतलब होता है कि अगर किसी आर्किटेक्चर में प्रोसेसर में कम नंबर ऑफ रजिस्टर्स सपोर्टेड हैं, तो हम वहाँ पे रजिस्टर टू मेमोरी रेफरेंस आर्किटेक्चर यूज़ करते हैं। द रजिस्टर एक्ट्स एज सोर्स एज वेल एज डेस्टिनेशन। तो जैसे कि हमने देखा था कि एक रजिस्टर सोर्स होगा और वही रजिस्टर डेस्टिनेशन की तरह भी एक्ट करेगा। सेकेंड ऑपरेंड जो होगा दैट इज प्रेजेंट इन दी मेमोरी। अब इस आर्किटेक्चर में इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट 2 तरीके से होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा ऑप कोड, देन इसमें हम देखते हैं एड्रेस 1 और एड्रेस 2। तो डेटा ट्रांसफ़र ऑपरेशन पहले देख लेते हैं। डेस्टिनेशन अगर सीपीयू है तो सोर्स मेमोरी होगा, और डेस्टिनेशन मेमोरी है तो सोर्स सीपीयू होगा। यहाँ सीपीयू का मतलब रजिस्टर से है। और एएलयू ऑपरेशन अगर हम देखते हैं तो डेस्टिनेशन हमेशा रजिस्टर होगा, सोर्स 1 रजिस्टर है और सोर्स 2 मेमोरी है। रजिस्टर टू रजिस्टर रेफरेंस आर्किटेक्चर क्या होता है? तो बेसिकली रजिस्टर टू रजिस्टर रेफरेंस आर्किटेक्चर एक ऐसा आर्किटेक्चर होता है जिसमें नंबर ऑफ रजिस्टर्स हमारे ज़्यादा होते हैं सीपीयू के पास, तो ओवरराइट करने की पॉसिबिलिटी इसमें नहीं होती है। और जो भी एएलयू ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं उसके लिए जो ऑपरेंड्स चाहिए होते हैं वो रजिस्टर्स में ही मिलते हैं, और जितनी भी ऑपरेशंस परफॉर्म करनी होती है वो सब रजिस्टर्स पे ही होती है। तो लोड एंड स्टोर ऑपरेशंस जो होते हैं ये क्या करते हैं, डेटा ट्रांसफर में हेल्प करते हैं। तो रजिस्टर टू रजिस्टर रेफरेंस आर्किटेक्चर में जितने भी एएलयू ऑपरेशंस हैं वो रजिस्टर में ही होते हैं, और उसमें क्या होता है कि एक ऑपकोड रहता है जो कि ऑपरेशंस बताता है, और 3 तरीके के एड्रेस होते हैं। एक होता है डेस्टिनेशन एड्रेस, और बाकी दोनों जो होते हैं वो सोर्स एड्रेसेस होते हैं। तो एएलयू ऑपरेशंस जो है इसमें 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट को सपोर्ट करता है। अब एक और चीज़ है फ्रेंड्स की 4 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट भी एक होता है। ये स्पेशल तरीके का इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होता है जिसमें 4 तरीके की एड्रेस फील्ड्स होती हैं। तो एक तो हो गया एड्रेस फील्ड डेस्टिनेशन के लिए, बाकी दोनों हो गए सोर्स के लिए। जो चौथा एड्रेस होता है वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस बताता है कि कहाँ पे प्लेस्ड है। लेकिन ये जो 4 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है इट इज़ नॉट इम्प्लीमेंटेड इन रियलिटी, इट इज़ जस्ट अ कॉन्सेप्चुअल थिंग। अब फ्रेंड्स एक और चीज़ हम देखते हैं कि 8085 जो माइक्रो प्रोसेसर होता है दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ अक्यूमुलेटर मशीन। तो हमने अक्यूमुलेटर मशीन में देखा था कि एक रजिस्टर या एक मेमोरी होती है और एक अक्यूमुलेटर होता है जिसमें ऑपरेशंस परफॉर्म होकर रिजल्ट स्टोर होते हैं। 8086 जो है दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ रजिस्टर टू मेमोरी रेफरेंस आर्किटेक्चर, जिसमें हमने देखा था कि एक रजिस्टर होता है एक ऑपरेंड के लिए, और दूसरे ऑपरेंड के जो होता है वो स्टोर होता है मेमोरी में। रिस्क जो होता है दैट इज अ प्रोसेसर विच इज एन एग्जांपल ऑफ रजिस्टर टू रजिस्टर रेफरेंस आर्किटेक्चर। एग्जीक्यूशन साइकिल क्या होती है? तो सबसे पहले हम देखते हैं इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। सो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर इट होल्ड्स द करंटली फेच्ड इंस्ट्रक्शन टू डिकोड बिकॉज द इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट इज प्री डिफाइंड इन द रजिस्टर। तो ये बेसिकली क्या करता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन होगा जैसे मूव ए कॉमा बी। तो क्योंकि इसमें इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट जो होता है ऑलरेडी इसको पता रहता है, इसलिए ये किसी भी इंस्ट्रक्शन को स्टोर कर सकता है। The encoded opcode format is connected to the decoding circuit to identify the type of operation। जो opcode होता है फ्रेंड्स, मान लीजिए वो n बिट है, तो हम n बिट वाले opcode को 2 to the power n बिट डिकोडर से पास कराते हैं ताकि हमारे पास एक्चुअल ऑपरेशन आ जाए कि कौन सी ऑपरेशन हमें परफॉर्म करनी है। फिर है ईच डिकोडेड सिग्नल इज बाइंड विथ यूनिक मीनिंग एंड इन्फो अबाउट द डिकोडेड सिग्नल इज स्टोर्ड इन रोम। तो जो भी डिकोडेड सिग्नल हमारे पास आता है हर एक डिफरेंट डिकोडेड सिग्नल का डिफरेंट मीनिंग होता है, मतलब एक डिफरेंट ऑपरेशन होता है। तो वो फिर हमें जो डिकोडेड सिग्नल का ऑपरेशन है वो रोम में स्टोर होके पता चलता है।
फिर है ड्यूरिंग दी ऑपरेशन द करस्पॉन्डिंग ऑपरेशन रिलेटेड कंट्रोल सिग्नल्स आर जनरेटेड बिकॉज ऑफ दी ऑप कोड। तो किसी गिवन पर्टिकुलर टाइम ऑफ ऑपरेशन में जो भी रिलेटेड कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं वो जनरेट होते हैं। द प्रोसेस ऑफ इनेबलिंग द ALU गेट्स बेस्ड ऑन ऑप कोड प्रेजेंट इन इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड एज इंस्ट्रक्शन डिकोडिंग। तो किसी भी पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन डिकोडिंग क्या होता है कि किसी भी पर्टिकुलर ALU गेट्स को जब हम इनेबल करते हैं तो वो हमें बताता है कि कौन सा ऑप कोड प्रेजेंट है गिवन इंस्ट्रक्शन में, तो उसी को इंस्ट्रक्शन डिकोडिंग कहते हैं। According to accumulator machine, first operand is transferred from accumulator and second operand may be present in the register or memory। तो accumulator machine में क्या होता था फ्रेंड्स, हमारा accumulator में एक ऑपरेंड प्रेजेंट होता था और दूसरा ऑपरेंड रजिस्टर या मेमोरी में रहता था। द सेकेंड ऑपरेंड एड्रेस इज प्रेजेंट इन द एड्रेस फील्ड ऑफ द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। तो जो सेकेंड ऑपरेंड एड्रेस होता है वो यहाँ पे हमारे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में प्रेजेंट होता है, जिसका जो कि एड्रेस फील्ड में डिफाइंड है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वन फॉर्म ऑफ डेटा इनटू अनदर फॉर्म बेस्ड ऑन द इनेबल ALU गेट्स इज कॉल्ड एज द प्रोसेस डेटा। तो एक फॉर्म ऑफ डेटा को दूसरे फॉर्म ऑफ डेटा में जब हम बदलते हैं यूजिंग द इनेबल्ड ALU गेट्स जो कि हमारा टाइप ऑफ ऑपरेशन बताते हैं, तो इसको कहा जाता है प्रोसेस डेटा। देखेंगे प्रोग्राम स्टेटस वर्ड या फ्लैग रजिस्टर। तो फ्रेंड्स ALU में जो ऑपरेशन होता है उसमें एक्सेप्शनल कंडीशंस को डिनोट करने के लिए हमें एक एक्स्ट्रा स्टोरेज डिवाइस चाहिए होता है जिसको हम फ्लैग कहते हैं। तो फ्लैग क्या होता है, बेसिकली एक फ्लिप फ्लॉप होता है। फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, इट इज़ अ बाई स्टेट डिवाइस एंड इट इज़ यूज टू स्टोर वन बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो या तो ये 0 स्टोर करेगा या तो 1 स्टोर करेगा। वैसे ही फ्लैग्स आर आइडेंटिफाइड इनटू 2 टाइप्स, फर्स्ट इज द कंडीशनल फ्लैग एंड अदर इज द कंट्रोल फ्लैग्स। तो फ्लैग्स हमारे दो तरीके के होते हैं, एक तो कंडीशनल फ्लैग और दूसरा कंट्रोल फ्लैग्स। अब कंडीशनल फ्लैग क्या होता है फ्रेंड्स, कि दीज आर यूज टू सेट और रीसेट बेस्ड ऑन सम कंडीशन। कंडीशनल फ्लैग्स का ये मतलब होता है फ्रेंड्स कि ये सेट या रीसेट की कंडीशन बताते हैं किसी गिवन कंडीशन पे। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो फ्लैग सेट होता है और कंडीशन जब फॉल्स होती है तो फ्लैग रीसेट होता है। सेट होने का मतलब इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 1 एंड रीसेट का मतलब इट्स वैल्यू इक्वल टू 0। तो हमारे पास 6 तरीके के कंडीशनल फ्लैग्स होते हैं। एक होता है कैरी, दूसरा होता है पैरिटी, तीसरा ऑक्सिलियरी कैरी, चौथा 0, पांचवा साइन और छठा ओवरफ्लो। तो इस वाले वीडियो में हम ये 3 कैरी फ्लैग्स देखेंगे, ये 3 कंडीशनल फ्लैग्स देखेंगे, दैट इज कैरी, पैरिटी एंड ऑक्सिलियरी कैरी। तो कैरी क्या करता है, अगर MSB के बाद एक एक्स्ट्रा बिट है देन इट इज यूज टू स्टोर द कैरी। तो दिस फ्लैग इज यूज टू स्टोर अनसाइंड अरिथमेटिक ऑपरेशन टू रिप्रेजेंट रेंज एक्सीडिंग कंडीशन। तो जो अनसाइंड अरिथमेटिक होती है उसमें अगर हमारे पास n बिट्स हैं और n+1th बिट पे कैरी आ रहा है देन इट इज यूज टू डिनोट दिस फ्रॉम द MSB। अब पैरिटी फ्लैग क्या होता है, पैरिटी फ्लैग में ये होता है कि जब ALU ऑपरेशन में इवन नंबर ऑफ वंस हो आउटपुट में तब हम उसे पैरिटी फ्लैग को सेट करते हैं। ऑक्सिलरी कैरी क्या होता है फ्रेंड्स, अगर लोअर निबल मतलब लोअर 4 बाइट से हायर फोर्थ बाइट पे एक कैरी गया हुआ है देन दैट इज नोन एज दी ऑक्सिलरी कैरी। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे कंडीशनल फ्लैग्स। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम पुराने 3 कंडीशनल फ्लैग्स रिवाइज करेंगे और जो लास्ट 3 कंडीशनल फ्लैग्स हैं उसको भी एडिशनली देखेंगे। तो कंडीशनल फ्लैग्स ये होते हैं जो एक्सेप्शनल कंडीशंस बताते हैं हमारे ALU ऑपरेशन में। तो सबसे पहला फ्लैग है कैरी फ्लैग। तो कैरी फ्लैग कब सेट होता है, इफ़ देर इज़ एन एक्स्ट्रा बिट आफ्टर द MSB। अगर MSB के रिजल्ट के बाद एक एक्स्ट्रा कैरी आ रहा होता है टू डिनोट द अनसाइंड अरिथमेटिक ऑपरेशन रेंज एक्सीडिंग कंडीशन, तो हम कैरी फ्लैग को सेट करते हैं 1 पे। फिर पैरिटी फ्लैग क्या होता है, पैरिटी फ्लैग अगर ALU ऑपरेशन में इवन नंबर ऑफ वंस होते हैं रिजल्ट में ऑफ द ALU ऑपरेशन तो हम पैरिटी फ्लैग को सेट करते हैं। ऑक्सिलरी फ्लैग कैरी क्या होता है, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग एक ऐसा फ्लैग है जो अगर लोअर निबल मतलब लोअर 4 बिट्स से हायर 4 बिट्स पे अगर कैरी जाता है, अगर एक्स्ट्रा बिट जाती है तो ऑक्सिलरी कैरी को हम 1 सेट करते हैं। फिर आता है 0 फ्लैग, अगर ALU का रिजल्ट जो है वो 0 है तो हम 0 फ्लैग को सेट करते हैं। फिर आता है साइन फ्लैग, अगर ALU के रिजल्ट में MSB 1 होता है तो हम क्या करते हैं, साइन फ्लैग को सेट करते हैं। ओवरफ्लो फ्लैग, अगर MSB में कैरी है लेकिन MSB के बाहर कैरी नहीं होता है देन ओवरफ्लो फ्लैग इज सेट। अगर MSB में कैरी नहीं होता है और आउट ऑफ द MSB कैरी होता है देन ऑल्सो वी कैन से दैट देयर इज अ ओवरफ्लो फ्लैग और ओवरफ्लो फ्लैग की वैल्यू 1 हो जाती है उस केस में। कंट्रोल फ्लैग्स क्या होते हैं, तो बेस्ड ऑन द स्टेटस ऑफ दीज कंट्रोल फ्लैग्स ALU एग्जीक्यूशन सीक्वेंस इज चेंज्ड।
तो इसका मतलब ये होता है कि जो एक एग्जीक्यूशन सीक्वेंस है प्रोग्राम का या कोड में, उसको चेंज कर दिया जाता है और स्टेटस दिखाया जाता है इन फ्लैग्स के हिसाब से। तो सबसे पहले हमारा ट्रैप फ्लैग, फिर है इंटरप्ट फ्लैग, फिर है डायरेक्शन फ्लैग। तो ट्रैप फ्लैग क्या होता है फ्रेंड्स? अगर ट्रैप फ्लैग की वैल्यू 0 होती है तो इसका मतलब कि सारे स्टेटमेंट्स जो हैं वो एक बार में एग्जीक्यूट होंगे। अगर इसकी वैल्यू 1 होती है तो इसका मतलब वन स्टेप एट अ टाइम, मतलब वन स्टेटमेंट एट अ टाइम एग्जीक्यूट होगा। फिर आता है इंटरप्ट फ्लैग। इंटरप्ट फ्लैग का ये मतलब होता है कि अगर इसकी वैल्यू 0 है तो इंटरप्ट डिसेबल हो जाएगा, अगर इसकी वैल्यू 1 है तो इंटरप्ट इनेबल हो जाएगा। डायरेक्शन फ्लैग क्या होता है? 0 यूज़ होता है डायरेक्शन फ्लैग में फॉर ऑटो इंक्रीमेंटिंग, और 1 यूज़ होता है डायरेक्शन फ्लैग में फॉर ऑटो डिक्रीमेंटिंग। अब फ्रेंड्स हम देखते हैं एड्रेसिंग मोड्स। तो एड्रेसिंग मोड्स में ये मतलब होता है इनका कि जो भी हम इंस्ट्रक्शन सीक्वेंस वगैरह लिखते हैं तो रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ प्रेजेंट हो सकता है, उस हिसाब से हम उसका एड्रेस बनाते हैं। तो इसी एड्रेस फॉर्मेशन टेक्निक को हम एड्रेसिंग मोड्स कहते हैं। तो इसके दो टाइप्स हैं, एक है सीक्वेंशियल कंट्रोल फ्लो, एक है ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल फ्लो। तो ये दोनों फ्रेंड्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फ्रेंड्स इस वीडियो में हम देखेंगे एड्रेसिंग मोड्स क्या होता है। तो एड्रेसिंग मोड्स बेसिकली ये बताते हैं कि जो गिवन ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे प्रेजेंट है। अगर सीक्वेंशियल कंट्रोल फ्लो एड्रेसिंग मोड एंड ट्रांसफ़र कंट्रोल फ्लो एड्रेसिंग मोड, ये दो मोड्स होते हैं एड्रेसिंग मोड के, दो टाइप्स होते हैं बेसिकली। तो एड्रेसिंग मोड को दो वेज में इम्प्लीमेंट किया जाता है। एक तो होता है इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट का मतलब कि जो एड्रेसिंग मोड की इन्फो है वो ऑप कोड में ही रहेगी, ऑपरेशन कोड में ही रहेगी। और एक्सप्लिसिट का मतलब कि एड्रेसिंग मोड की जो इन्फॉर्मेशन है वो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में एज अ स्पेसिफिक फील्ड रहेगी। तो पहले हम देखते हैं सीक्वेंशियल कंट्रोल फ्लो एड्रेसिंग मोड। तो दिस मोड इज़ फोकस्ड ऑन दी डेटा। तो सबसे पहले इसमें ये पॉइंट है कि ये डेटा पे फोकस रहता है। अब डेटा दो जगह हो सकते हैं, या तो रजिस्टर्स में या तो मेमोरी में। तो इसीलिए हम इनको दो तरीके के एड्रेसिंग मोड्स में डिफाइन करते हैं। सबसे पहला है रजिस्टर बेस्ड एड्रेसिंग मोड और दूसरा है मेमोरी बेस्ड एड्रेसिंग मोड। अब रजिस्टर बेस्ड एड्रेसिंग मोड क्या होता है? इसमें ये होता है फ्रेंड्स कि इट इज़ यूज टू रीड और राइट द डेटा व्हेन इट इज़ प्रेजेंट इन द प्रोसेस रजिस्टर्स। तो जो दोनों हमारे पास डेटा होंगे या ऑपरेंड होंगे जिस पे हमें ऑपरेशन परफॉर्म करनी है, वो दोनों प्रोसेसर रजिस्टर्स में होंगे। और केवल इसमें एक एड्रेसिंग मोड का यूज़ होता है। इसका जो टाइप है रजिस्टर बेस्ड एड्रेसिंग मोड का, केवल एक एड्रेसिंग मोड इसके अंदर आता है। और इस मोड को हम यूज़ कर सकते हैं टू एक्सेस दी लोकल वेरिएबल्स। तो फ्रेंड्स अब अगली क्लास में हम देखेंगे कि मेमोरी बेस्ड एड्रेसिंग मोड क्या होती है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे पिछले वाले लेक्चर से, जो कि हम सीक्वेंशियल कंट्रोल फ्लो एड्रेसिंग मोड देख रहे थे। तो इसमें हमने देखा था कि रजिस्टर बेस्ड एड्रेसिंग मोड क्या होती है, और आज हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। तो हमने देखा था कि रजिस्टर मोड में क्या होता है, इट इज़ यूज टू रीड और राइट द डेटा विच इज़ प्रेजेंट इन द प्रोसेसर रजिस्टर्स। और इसके अंतर्गत केवल एक एड्रेसिंग मोड होता है, एंड दिस मोड इज़ यूज फॉर एक्सेसिंग द लोकल वेरिएबल्स। तो जो लोकल वेरिएबल्स होते हैं वो रजिस्टर्स में स्टोर होते हैं और उसको उसकी प्रोसेसिंग रजिस्टर्स के थ्रू होती है। तो रजिस्टर्स में अगर हम इफेक्टिव एड्रेस EA देखें, देन दिस इज इक्वल टू रजिस्टर नेम। इफेक्टिव एड्रेस क्या होता है? इफेक्टिव एड्रेस एक ऐसी वैल्यू होती है जो कि हमें बताती है कि हमें किस एड्रेस के थ्रू अपना कंप्यूटेशन करवाना है। तो सिंस जो ऑपरेंड होगा वो रजिस्टर में स्टोर होगा, इसलिए इफेक्टिव एड्रेस इज इक्वल टू द रजिस्टर नेम। डेटा क्या होगा? इफेक्टिव एड्रेस का कंटेंट। द स्क्वायर ब्रैकेट इज यूज टू डिनोट द कंटेंट। तो कंटेंट ऑफ द रजिस्टर नेम तो उस डेटा में आके स्टोर हो जाएगा। अब जैसे हमारे पास ये इंस्ट्रक्शन है मूव R0, R1, तो इसमें R0 और R1 ये दोनों रजिस्टर्स हैं, और R0 की में क्या हो रहा है, R1 की वैल्यू आ रही है। तो फर्स्ट इज द डेस्टिनेशन, देन इज द सोर्स। अब फ्रेंड्स इसका दूसरा टाइप जो है सीक्वेंशियल कंट्रोल फ्लो का, वो है मेमोरी बेस्ड एड्रेसिंग मोड, जिसमें हम क्या करते हैं, डेटा इज रेड और रिटन from which is present in the memory। तो in this category we have two addressing modes। सबसे पहला है दो नहीं, दो से ज़्यादा एड्रेसिंग मोड इसमें होते हैं, लेकिन इस लेक्चर में हम केवल दो एड्रेसिंग मोड्स देखेंगे। सबसे पहला है इम्प्लाइड। इम्प्लाइड का मतलब ये होता है कि जो डेटा पार्ट होगा दैट विल बी स्टोर्ड और इट विल बी अ पार्ट ऑफ ऑपकोड इटसेल्फ। तो जैसे एग्जांपल है STC करके इंस्ट्रक्शन होता है, तो इसमें ये क्या करता है, ये बेसिकली कैरी को डिनोट करता है। तो इसीलिए इसमें कोई इफेक्टिव एड्रेस नहीं होता, बिकॉज जो डेटा है, जो डेटा हम देख रहे हैं दैट इज प्रेजेंट एज अ पार्ट ऑफ ऑपकोड इटसेल्फ। अब दूसरा
दूसरा है इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड इज़ यूज टू एक्सेस द कांस्टेंट, जैसे हमारा int a इज इक्वल टू 5 है, तो a की वैल्यू जो होगी वो एज अ कांस्टेंट स्टोर होगी यूजिंग द इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। अब इन दिस मोड द डेटा इज प्रेजेंट इन द एड्रेस फील्ड ऑफ द इंस्ट्रक्शन। तो सिंस ये एड्रेस फील्ड है, लेकिन फिर भी इसमें हैश लगा के अगर हम 23 लिखें, देन इट मीन्स दैट दिस इज द डेटा। 23 डिनोट्स डेटा एंड इट इज स्टोर्ड इन R0। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड एंड डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। तो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड क्या होता है फ्रेंड्स? इसमें ये होता है कि इट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल यूज टू एक्सेस द स्टैटिक वेरिएबल्स, और जो डेटा प्रेजेंट होता है मेमोरी में, उस मेमोरी वो मेमोरी एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में हम देते हैं। इसका ये मतलब है, जैसे कि हमारे पास एक डेटा है, मान लीजिए 5, एंड इट इज स्टोर्ड एट एड्रेस 1000। तो जो डेटा हमारा 1000 एड्रेस पे स्टोर है, तो इफेक्टिव एड्रेस क्या होगा? दैट विल बी 1000 विच इज़ द मेमोरी एड्रेस ऑफ द कांस्टेंट 5। तो एक मेमोरी रेफरेंस रिक्वायर होगा टू रीड और राइट द डेटा यूजिंग दिस मोड। अब आता है फ्रेंड्स इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। तो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड यूज टू इम्प्लीमेंट द पॉइंटर्स। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखना है कि डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड इज़ यूज टू पॉइंट आउट दी, और इट इज़ यूज टू गेट दी स्टैटिक वेरिएबल्स, और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड इज़ यूज टू इम्प्लीमेंट दी पॉइंटर्स। तो बेस्ड ऑन दी अवेलेबिलिटी ऑफ द इफेक्टिव एड्रेस, इस मोड को हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक है रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, दूसरा है मेमोरी इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। अब रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड क्या होता है फ्रेंड्स? इन दिस मोड द इफेक्टिव एड्रेस इज प्रेजेंट इन दी रजिस्टर्स। तो जैसे डेटा है, इट इज स्टोर्ड इन दी EA, तो EA जो होगा हमारा इफेक्टिव एड्रेस, दैट विल बी अ कंटेंट ऑफ द रजिस्टर। तो कंटेंट ऑफ द रजिस्टर इज डिनोटेड बाय दिस इनर स्मॉल ब्रैकेट। तो देयर विल बी 2 स्मॉल ब्रैकेट्स और 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स फॉलोड बाय द रजिस्टर नेम। अब अगर मेमोरी इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है, देन द इफेक्टिव एड्रेस विल बी प्रेजेंट इन द मेमोरी। तो इफेक्टिव एड्रेस क्या होगा? दैट विल बी द कंटेंट ऑफ द मेमोरी। दैट इज व्हाई वी हैव पुट अ स्मॉल ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट हियर एंड एंडिंग स्क्वायर ब्रैकेट हियर। सो 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स विल बी देयर फॉलोड बाय द मेमोरी एड्रेस। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इस वीडियो में हम देखेंगे इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड क्या होता है, और उसके आगे के और दूसरे एड्रेसिंग मोड्स जैसे कि है ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल एड्रेसिंग मोड्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंडेक्स एड्रेसिंग मोड क्या होता है। इसको हम इंडेक्स एड्रेसिंग मोड को हम यूज़ करते हैं एरेज को इम्प्लीमेंट करने के लिए। एरेज जिसमें एक बेस एड्रेस होता है और एक स्टेप साइज होता है। तो टू एक्सेस द एरे एलिमेंट देयर इज अ नीड ऑफ बेस एड्रेस एंड इंडेक्स वैल्यू। बेस एड्रेस होता है पहले वाले लोकेशन का एड्रेस, एंड इट इज़ कंसिडर्ड एज द एड्रेस ऑफ द इंटायर अरे। और एक इंडेक्स वैल्यू होती है जो कि सब्सिक्वेंट एलिमेंट के इंडेक्स को बताती है कि कौन सा एलिमेंट किस पोजीशन पे है। बेस एड्रेस पॉइंट्स टू द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द एरे एंड इंडेक्स वैल्यू गिव्स द ऑफसेट एड्रेस ऑफ द एरे। तो जैसा कि मैंने बताया कि बेस एड्रेस जो होता है वो स्टार्टिंग एड्रेस को बताता है एरे के, मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस होता है नॉर्मली उसी को बेस एड्रेस लेते हैं। एंड इंडेक्स वैल्यू जो कि हमारा बताता है कि कौन से ऑफसेट पे वो वैल्यू स्टोर्ड है। तो EA दैट इज इफेक्टिव एड्रेस विल बी इक्वल टू बेस एड्रेस प्लस इंडेक्स वैल्यू। तो डेटा जो होता है दैट इज स्टोर्ड एज EA, कंटेंट ऑफ EA, एंड कंटेंट ऑफ EA विल बी इक्वल टू बेस एड्रेस प्लस इंडेक्स वैल्यू। अब इंडेक्स एड्रेसिंग मोड जो होता है दैट इज ऑल्सो नोन एज बेस इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। तो इंडेक्स एड्रेसिंग मोड जो हमारा होता है उसको हम बेस इंडेक्स एड्रेसिंग मोड भी कहते हैं। और ऑटो इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड जो होता है, दिस एड्रेसिंग मोड इज यूज टू एक्सेस द लीनियर अरे एलिमेंट्स। तो ऑटो इंडेक्स एड्रेसिंग मोड जो होता है उससे क्या हम करते हैं, उससे लीनियर एलिमेंट्स जो हैं हमारे अरे के उनको बताते हैं। तो इफेक्टिव एड्रेस विल बी इक्वल टू बेस एड्रेस प्लस द स्टेप साइज, एंड डेटा विल बी इक्वल टू कंटेंट ऑफ इफेक्टिव एड्रेस विच विल बी इक्वल टू कंटेंट ऑफ बेस एड्रेस प्लस स्टेप साइज। अब फ्रेंड्स, एक होता है ऑटो इंडेक्स एड्रेसिंग मोड, तो इसमें ऑटो इंक्रीमेंट एड्रेसिंग मोड एक होता है और दूसरा होता है ऑटो डिक्रीमेंट एड्रेसिंग मोड। अब ऑटो इंक्रीमेंट एड्रेसिंग मोड क्या होता है, ये भी दो टाइप्स में है, एक तो प्री ऑटो इंक्रीमेंट, एक होता है पोस्ट ऑटो इंक्रीमेंट। और ऑटो डिक्रीमेंट एड्रेसिंग मोड होता है प्री ऑटो डिक्रीमेंट और पोस्ट ऑटो डिक्रीमेंट। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको इस वीडियो में इंडेक्स एड्रेसिंग मोड और ऑटो इंडेक्स एड्रेसिंग मोड के बारे में क्लैरिटी मिली होगी। दोनों जो है यूज कर किए जाते हैं एरे एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए। देखेंगे ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल एड्रेसिंग मोड और अनकंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल एड्रेसिंग मोड, जो कि ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल एड्रेसिंग मोड का एक पार्ट है। तो
ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल एड्रेसिंग मोड कब यूज़ करते हैं हम, जब भी हमें सिलेक्शन स्टेटमेंट्स दिए होते हैं, जैसे कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट हुआ या गो टू स्टेटमेंट हुआ या जंप स्टेटमेंट हुआ एंड सो ऑन, और इटरेटिव स्टेटमेंट्स दिए होते हैं जिसका मतलब कि फॉर वाइल डू वाइल लूप्स वगैरह हुए, या सब प्रोग्राम कॉन्सेप्ट हमें इंप्लीमेंट करना होता है, तो हम क्या करते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल ऑपरेशंस करते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल का ये मतलब होता है कि एक पार्ट ऑफ द प्रोग्राम आपने किया और फिर उसके बाद आप जंप कर गए दूसरे पार्ट ऑफ द प्रोग्राम पे। तो ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अबव स्टेटमेंट्स, ऊपर के स्टेटमेंट्स के एग्जीक्यूशन के समय जो प्रोग्राम कंट्रोल होता है वो सोर्स से टारगेट पोजीशन में चला जाता है। तो ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स, ऊपर के स्टेटमेंट्स के एग्जीक्यूशन के समय जो प्रोग्राम का कंट्रोल होता है वो सोर्स पोजीशन से टारगेट पोजीशन में हम शिफ्ट कर देते हैं। ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल ऑपरेशंस आर बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। दो तरीके से ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल ऑपरेशंस होते हैं, एक तो होता है अनकंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल और दूसरा होता है कंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल। इस वीडियो में हम देखेंगे अनकंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल, बाकी के वीडियोस में आगे हम देखेंगे कंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल। तो अनकंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल में क्या होता है, इसमें होता है कि इस तरीके के इंस्ट्रक्शन जो होते हैं, जैसे जंप के इंस्ट्रक्शन होते हैं, तो कंट्रोल तो हमारा टारगेट एड्रेस पे ट्रांसफर कर दिया जाता है विदाउट चेकिंग एनी वैल्यू। तो अगर केवल इस तरह से दिया हुआ है कि JMP 2000, तो ये इससे क्या होगा, बिना कोई कंडीशन चेक हुए हमारा कर्सर जो होगा वो 2000 एड्रेसिंग मोड पे चला जाएगा और प्रोग्राम काउंटर में 2000 जो एड्रेस है वो स्टोर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से अनकंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल करते हैं। कंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल, जो कि हम अगले वीडियो में देखेंगे, वो भी इसका एक पार्ट है, जिसमें हम किसी कंडीशन के बेसिस पे पहले कंडीशन इवेल्युएट करेंगे और वो कंडीशन अगर ट्रू होगी तो हम एक पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, जंप या नॉन जंप का। तो फ्रेंड्स, होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक टू दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल एंड फ्लो इंस्ट्रक्शंस। तो ये है कि दीज इंस्ट्रक्शंस आर एसोसिएटेड विद कंडीशन ड्यूरिंग द ट्रेडिशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल इन एग्जीक्यूशन। तो ये वाले जो कंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल वाले जो कंडीशंस या इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उसमें एक पर्टिकुलर कंडीशन दी जाती है और उस कंडीशन की बेसिस पे अगर कंडीशन सेटिस्फाई हुई है तो हम एक गिवन एड्रेस पे चले जाते हैं, अदरवाइज हम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन वहीं से एग्जीक्यूट करते हैं। तो इफ़ द इंस्ट्रक्शन बिफोर, जैसे एग्जांपल है JNZ 2000, तो इफ़ द इंस्ट्रक्शन बिफोर JNZ 2000 रिजल्ट्स इन द जीरो फ्लैग बीइंग 1, देन ओनली द PC इज लोडेड विद 2000। अगर ये जंप नॉन ज़ीरो है, अगर वैल्यू नॉन ज़ीरो है तब ये 2000 से लोड होगा, अदरवाइज ये नहीं लोड होगा। इफ़ द इंस्ट्रक्शन बिफोर JNZ 2000 सेट्स द जीरो फ्लैग, then the PC is only incremented to the next instruction after JNZ 2000। तो अब दूसरी चीज़ हम देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे एक सब प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट होता है। सब प्रोग्राम का मतलब होता है कि इट इज़ अ रीयूजेबल प्रोग्राम। तो दो तरीके की चीज़ होती है, एक होता है सब प्रोग्राम और एक होता है मेन प्रोग्राम। तो सब प्रोग्राम जो छोटा सा मॉड्यूल है और वो बार बार री यूज़ होता है इन दी होल मेन प्रोग्राम। तो कैरेक्टरिस्टिक्स इसके क्या हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले सिंगल एंट्री एंड सिंगल एग्जिट, मतलब कि एक तरफ से केवल फंक्शन की ओपनिंग पे एंट्री होगी और फंक्शन के क्लोज होने पे इसकी एग्जिट हो जाएगी। द मेन प्रोग्राम इज सस्पेंडेड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ सब प्रोग्राम। तो सब प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट कर रहा होगा तो मेन प्रोग्राम जो है हमारा, उसको हम मेन थ्रेड को हम सस्पेंडेड रखेंगे, और जब ये एग्जीक्यूशन सब प्रोग्राम का ख़त्म हो जाएगा तब कंट्रोल को हम ट्रांसफ़र बैक करेंगे मेन प्रोग्राम पे। अब ये है कि ओनली PC इज चेंज ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ फ्लो इंस्ट्रक्शन। तो इसका ये मतलब हो क्या होता है कि केवल प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू चेंज होती है यूज इन दी ट्रांसफर ऑफ फ्लो इंस्ट्रक्शंस। अब ट्रांसफर ऑफ फ्लो इंस्ट्रक्शन भी हमारे दो तरीके के होते हैं, एक तो डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल और एक होता है इनडायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल। डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल का मतलब जो टारगेट एड्रेस होता है वो प्रेजेंट होता है इंस्ट्रक्शन में ही, जबकि इनडायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल का मतलब टारगेट एड्रेस प्रेजेंट नहीं होता है इंस्ट्रक्शन में, उसे हमें एक्सप्लिसिटली देना पड़ता है। तो और एक और चीज़ है फ्रेंड्स कि इन ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल फ्लो इंस्ट्रक्शंस में दो तरीके के एड्रेसिंग मोड्स होते हैं। एक होता है रिलेटिव या PC रिलेटिव, PC मतलब प्रोग्राम काउंटर, एंड दूसरा होता है बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। इस वीडियो में हम देखेंगे रिलेटिव और PC रिलेटिव एड्रेसिंग मोड एंड बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड।
तो सबसे पहले हम देखते हैं पीसी रिलेटिव एड्रेसिंग मोड। तो इसका ये मतलब होता है फ्रेंड्स कि पीसी इज़ प्रोग्राम काउंटर। तो प्रोग्राम काउंटर का जो कंटेंट होगा वो एक एड्रेस होगा। अब उस एड्रेस में हमें क्या ऐसा डिस्प्लेसमेंट ऐड करना है ताकि हमें करंट इंस्ट्रक्शन मिल जाए। सो दैट डिस्प्लेसमेंट इज़ गिवन बाय इंस्ट्रक्शन रजिस्टर की एड्रेस फील्ड वैल्यू। तो पीसी में इंस्ट्रक्शन रजिस्टर की एड्रेस फील्ड वैल्यू एज अ डिस्प्लेसमेंट जब हम ऐड करेंगे तो हमारा रिलेटिव या पीसी रिलेटिव एड्रेसिंग मोड का इफेक्टिव एड्रेस मिल जाएगा एंड डेटा विल बी इक्वल टू द कंटेंट ऑफ द इफेक्टिव एड्रेस। अब फ्रेंड्स दूसरी चीज़ ये है कि बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड एक होता है। तो बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड का ये मतलब होता है कि इट इज़ यूज टू पॉइंट टू द कोड सेगमेंट एड्रेस। तो हमारा प्रोग्राम अगर सेगमेंट्स में डिवाइडेड है तो हर सेगमेंट का कुछ ना कुछ एड्रेस होगा। तो बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में हम यही करते हैं कि जो एड्रेस होता है उसको हम यूज़ करते हैं। तो प्रोग्राम अलग अलग सेगमेंट्स में हो सकता है हमारा, और उस सच प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए हम बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड यूज़ करते हैं। तो दिस ऑल्सो फैसिलिटेट्स ईजी रीएलोकेशन ऑफ द प्रोग्राम। टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस या टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कितने टाइप के इंस्ट्रक्शन होते हैं हमारे पास। तो इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ अ प्रोसेसर कंसिस्ट ऑफ 3 कैटेगरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म 3 डिफरेंट ऑपरेशंस। पहला होता है डेटा ट्रांसफ़र ऑपरेशन, फिर होता है डेटा मैनिपुलेशन ऑपरेशन, और तीसरा होता है ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल ऑपरेशन। तो डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन या ऑपरेशन क्या होता है? ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ दीज इंस्ट्रक्शन डेटा इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। तो होगा क्या फ्रेंड्स कि एक हमारे पास सोर्स होगा और एक डेस्टिनेशन होगा, और सोर्स टू डेस्टिनेशन हमें डेटा को ट्रांसफ़र करना है, जस्ट कुछ चेंजेस नहीं करने हैं, बस ट्रांसफ़र करना है। द कंस्ट्रेंट इज दैट सोर्स मे और मे नॉट हैव द स्टोरेज बट डेस्टिनेशन ऑलवेज हैव द स्टोरेज। तो इसका एक ये कंस्ट्रेंट होता है कि सोर्स के पास हो सकता है स्टोरेज कैपेबिलिटी ना हो, लेकिन डेस्टिनेशन जिसमें हमें वैल्यू भेजना है उसके पास स्टोरेज कैपेसिटी होनी चाहिए। स्टोरेज कैपेसिटी मतलब फ्लिप फ्लॉप या लैच। तो अभी हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन। तो अगर सोर्स है रजिस्टर और डेस्टिनेशन है रजिस्टर तो मूव ऑपरेशन यूज़ होता है। सोर्स है रजिस्टर, डेस्टिनेशन है मेमोरी तो स्टोर ऑपरेशन यूज़ होता है। सोर्स है मेमोरी, डेस्टिनेशन है रजिस्टर तो लोड ऑपरेशन यूज़ होता है। मेमोरी टू मेमोरी नॉट पॉसिबल, क्योंकि हम जब सीपीयू प्रोसेसर की बात करते हैं तो डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन में एक कम से कम रजिस्टर होना चाहिए या एक कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो सीपीयू से रिलेटेड हो। दोनों चीज़ अगर मेमोरी होगी देन इट इज़ नॉट पॉसिबल। एक है फिर इमीडिएट टू रजिस्टर तो मूव ऑपरेशन, इमीडिएट टू मेमोरी तो मूव ऑपरेशन, टॉप ऑफ द स्टैक टू रजिस्टर तो पॉप ऑपरेशन, रजिस्टर से टॉप ऑफ द स्टैक में तो पुश ऑपरेशन, इनपुट डिवाइस से रजिस्टर में तो इन ऑपरेशन, और रजिस्टर से आउटपुट डिवाइस में तो आउट ऑपरेशन। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन। अब अगली क्लास में हम देखेंगे कि ये जो सारे ऑपरेशंस हैं हमारे, ये कैसे कैसे इनका सिंटैक्स क्या है और ये कैसे यूजेज में आते हैं। में हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कि प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहला है मूव। मूव इज़ अ जनरल पर्पस डेटा ट्रांसफ़र ऑपरेशन। तो मूव के इन 4 तरीक़ों से हम कर सकते हैं। सबसे पहला है मूव R0, R1, जिसमें R0 भी एक रजिस्टर है और R1 भी एक रजिस्टर है। देन है मूव R0, कंटेंट ऑफ 5000। तो इसमें जो कंटेंट ऑफ 5000 है इसका ये मतलब है कि 5000 जो मेमोरी एड्रेस है उसके कंटेंट को मूव करना इन R0। फिर मूव कंटेंट ऑफ 5000, R1, इसका मतलब ये है कि R1 के कंटेंट को मेमोरी में स्टोर करना। फिर है मूव R0, #23। #23 का मतलब कि 23 वैल्यू को हम R0 में स्टोर कर रहे हैं। फिर आता है फ्रेंड्स लोड। लोड का मतलब ये एक मेमोरी रीड ऑपरेशन होता है। तो लोड सबसे पहले मेमोरी रीड करेगा और फिर R0 में स्टोर करेगा। @5000 का मतलब यही होता है कि इस वाले मेमोरी एड्रेस पे जो वैल्यू है उसको R0 में डालना। @R1 का मतलब ये होता है कि कंटेंट ऑफ R1 को R0 में डालना। फिर है स्टोर, इट इज़ यूज टू परफॉर्म द मेमोरी राइट ऑपरेशंस ओनली। देन है पुश, इट इज़ यूज टू ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम रजिस्टर टू टॉप ऑफ द स्टैक। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास एक रजिस्टर है और हमारे पास स्टैक है। तो पुश ऑपरेशन का मतलब कि हम वैल्यू रजिस्टर से उठा के टॉप ऑफ द स्टैक में डाल देते हैं। पॉप ऑपरेशन का मतलब रिवर्स होता है इसका, टॉप ऑफ द स्टैक से उठा के रजिस्टर में डाल देते हैं। अब आया हमारा डेटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन। तो डेटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन में एक फॉर्म ऑफ डेटा को हम दूसरे फॉर्म में बदलते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन इज, सबसे पहले अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन जिसमें नॉर्मल, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट का मतलब कि +1 हो जाएगी रजिस्टर की वैल्यू, जितनी भी वैल्यू है दैट वैल्यू +1, और डिक्रीमेंट का मतलब जितनी भी वैल्यू है दैट वैल्यू -1।
फिर आता है लॉजिकल इंस्ट्रक्शन। लॉजिकल इंस्ट्रक्शन में एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट, कंपेयर एंड जॉर। फिर है शिफ्ट एंड रोटेट इंस्ट्रक्शन। अब अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन जो होते हैं वो नॉर्मली ये सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट आती हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी जो है वो है लॉजिकल इंस्ट्रक्शन। तो लॉजिकल इंस्ट्रक्शन में लॉजिकल एंड और नॉट इज़ ईजी। तो कंपेयर हम देखते हैं कि कंपेयर क्या होता है। कंपेयर का मतलब ये होता है कि ये वाला जो पर्टिकुलरली डेटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन है, ये सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन इन्वोक करता है दो रजिस्टर्स पे। तो आफ्टर द ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड द स्टेटस इज रिफ्लेक्टेड इन जीरो एंड कैरी फ्लैग्स। जीरो फ्लैग कब सेट होगा? जीरो फ्लैग तब सेट होगा जब दोनों रजिस्टर्स की वैल्यू इक्वल होगी। और कैरी फ्लैग कब सेट होगा? जब रजिस्टर दूसरा रजिस्टर है दैट वैल्यू इज ग्रेटर देन पहले रजिस्टर की वैल्यू। तो सी एम पी आर जीरो कमा आर वन, इन दिस केस द जीरो फ्लैग इज सेट इफ द आर जीरो कंटेंट इज इक्वल टू द आर वन कंटेंट। अब आता है हमारा शिफ्ट ऑपरेशन। तो शिफ्ट ऑपरेशन दो तरीके से हो सकता है, एक है लॉजिकल शिफ्ट, दूसरा है अरिथमेटिक शिफ्ट। लॉजिकल शिफ्ट का मतलब एल एस एल, एल एस आर, दैट इज लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट एंड लॉजिकल शिफ्ट राइट। और अरिथमेटिक शिफ्ट मतलब ए एस एल, ए एस आर, दैट इज अरिथमेटिक शिफ्ट लेफ्ट एंड अरिथमेटिक शिफ्ट राइट। अब इसमें हम देखते हैं कि वाइल एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन, शिफ्ट ऑपरेशन के इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के टाइम पे बिट्स जो हैं वो लेफ्ट या राइट को मूव करते हैं बाय वन एंड देयर क्लासिफिकेशन इज शोन बिलो। लॉजिकल शिफ्ट ऑपरेशन में सारे बिट्स जो होते हैं वो या तो पूरी तरीके से लेफ्ट मूव करते हैं या पूरी तरीके से राइट मूव करते हैं बाय वन इंक्लूडिंग द साइन बिट। अब शिफ्ट ऑपरेशन जो होता है दैट इज यूज्ड फॉर सीरियल डेटा ट्रांसमिशन। अगर हमें डेटा ट्रांसमिट करना है ओवर अ लैन और वायर तो हम सीरियल डेटा ट्रांसमिशन के टाइम पे शिफ्ट ऑपरेशन का यूज़ करते हैं। अरिथमेटिक शिफ्ट ऑपरेशन क्या होता है कि हम साइन बिट को छोड़ के अगर सारे बिट्स को लेफ्ट या राइट बाय वन से मूव करें देन दैट इज नोन एज दी अरिथमेटिक शिफ्ट ऑपरेशन। तो फ्रेंड्स हमने देखा कि हमारे डेटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, तीन तरीके से जो वैल्यूज़ होती हैं, जैसे अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन, लॉजिकल इंस्ट्रक्शन, शिफ्ट एंड रोटेट इंस्ट्रक्शन, ये सारे इंस्ट्रक्शंस हमने देखे। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज़ लाइक टू दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें ताकि हम और आगे मेहनत करके अच्छा कंटेंट ला सकें। Until next time, thanks all and bye.